हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की ये नई वीडियो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमए या बीए के स्टूडेंट हैं, चाहे वो बीए में प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो या फिर ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो। अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है तो आज की ये वीडियो उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है ये एसओएल के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स के लिए, या जो हमारे एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर हमारे जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं या किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका। तो जो भी स्टूडेंट्स आईजीपी पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता ही है, ये बहुत बार पेपर में आपके आता है क्वेश्चन प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री की शक्ति और जो पावर है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। और साथ के साथ आप आर्ट्स पॉइंट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी लगातार आप लोगों के लिए स्टडीज़ की वीडियोस आ रही है, यहाँ से भी और वहाँ से भी। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लगे कि भाई हेल्पफुल है तो अपने और भी मित्रों के साथ आज का ये सेशन अवश्य ही शेयर करना, ताकि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो गाइस, क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मिली जुली या गठबंधन की सरकार क्या होती है, ठीक है, और इसके अंदर प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन करें। आपको सबसे पहली बात ये बतानी होगी कि भाई मिली जुली सरकार कौन सी होती है। मिली जुली सरकार जिसे गठबंधन की सरकार कहते हैं, यानी ऐसी सरकार जिसे चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाता, और बहुमत ना मिलने के कारण वो पार्टी अगर सरकार बनाना चाहती है तो दूसरी पार्टियों के साथ गठजोड़ कर फिर बहुमत हासिल करती है और उसके बाद वो अपनी सरकार को बनाती है। कोई भी क्वेश्चन आप लिखते हो उसके लिए सबसे पहले आपको परिचय लिखना होता है। तो आज का ये क्वेश्चन जो है हमारा, मिलीजुली सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका, इसको करने से पहले भी आपको पहले क्वेश्चन में आपको पहले परिचय बनाना, और उस परिचय के बाद फिर इसका मेन बॉडी। तो अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो जो मिलीजुली सरकार है यह भारत के अंदर कब शुरू हुई, इसकी शुरुआत तो 1977 में हुई। ये कब हुई? जब आपातकाल हमारे देश में लगा था। आपातकाल कब लगा था आपको पता है कि भाई 25 जून 1975 को। कब? 25 जून 1975 को मध्य रात्रि को राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद जी के द्वारा जो आपातकाल है वो लगाया गया। उस समय के जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनका नाम था इंदिरा गांधी। उन्होंने आपातकाल लगाया था। आपातकाल के दौरान में ही जो कांग्रेस पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी अपना एक तरीके से जनता के मन में विश्वास खो चुकी थी, और दूसरी कोई उस समय इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी कि भाई उसको फिर बहुमत मिल जाए। तो इस कारण से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में एक पहली गठबंधन की लोकसभा की सरकार बनी, केंद्र की सरकार बनी। आप ये समझ सकते हैं इस सरकार का एक तरीके से नाम देखेंगे आप तो जनता पार्टी की सरकार नाम रखा गया, जनता पार्टी, क्योंकि गठबंधन जो था वो कई तरह की पार्टियों ने मिलकर किया था। इसके बाद आपको दूसरी जो सरकार है वो गठबंधन की कब देखने को मिलती है, वो 1984 में आपको गठबंधन फिर दिखाई देता है। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो 1989 में, यहाँ पर कब 1989 लिखना है आपको, 79 नहीं लिखना। 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में एक और सरकार बनी। तो यानी आप देख सकते हैं 1977 के बाद से भारत के अंदर लगातार कई बार गठबंधन की सरकारें बनी, और इस गठबंधन की सरकारों में दूसरे नंबर पे आपने देखा 1984 में बनी, जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, और राजीव गांधी के बाद आपने देखा वीपी सिंह की सरकार बनी। कब? 1989। तो इस समय भी गठबंधन की सरकार थी। जो 1989 में इस समय की जो सरकार थी वो अपना जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाई, और आगे चल के इनकी जो सरकार है वो गिर जाती है। इसके बाद चंद्रशेखर जी एक नए प्रधानमंत्री बनते। इन्होंने किसी तरीके से गठजोड़ कर दोबारा से अपना समर्थन हासिल किया, और इस समर्थन में कांग्रेस पार्टी का समर्थन मौजूद था। तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो अपनी मनमानी फैसले कर रही थी, मनमानी कर रही। तो आप इस जगह पर भी इसको समझ सकते हैं
1989 की बात हुई अभी। अब 1989 के बाद फिर एक बार फिर सरकार गिर गई और 1991 में फिर सरकार हुई। इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नरसिम्हा राव, और नरसिम्हा राव जी की जब सरकार बनी तो वो भी अल्पमत की ही थी। इस समय एक तरीके से आप देखेंगे जैसे तैसे सरकार बनी, लेकिन ये भी आगे चल के इसने अपना कार्यकाल पूरा किया और आगे चल के 1996 में और 1998 में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2 बारी बनी, लेकिन ये गठजोड़ के कारण गिर जा रही। आप देख रहे हो अब तक बार बारी की सरकार बन रही है, फिर गठजोड़ करने के बाद फिर सरकार गिर जा रही है, बन रही है फिर गिर जा रही है। तो इस तरीके से जो गठबंधन की सरकार होती है कभी भी, ये मैंने आपको इतने एग्जाम्पल्स क्यों दिए, जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो इन गठबंधन की सरकार में जो प्रधानमंत्री होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, सरकार गिरने का कभी भी अंदेशा होता है इस कारण से। इसके बाद फिर 1998 में किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी की सरकार बनती है, और इस बीजेपी की जो सरकार है ये भी गठबंधन की सरकार थी। इन्होंने 6 वर्षों तक कार्य किया। इसके बाद 2004 में, कब, 2004 में हमारे प्रधानमंत्री साइलेंट प्राइम मिनिस्टर, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह भी कहा जाता है, वो बने हमारे अगले देश के प्रधानमंत्री जी। उन्होंने भी कई सारे कार्य किए हमारे देश के अंदर। और इसके बाद में आप देखेंगे कि भाई मई 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने और उनको पूरा बहुमत प्राप्त हुआ। तो अब इस जगह पर आपको देखना है कि भाई कई सारे काम इन्होंने किए थे, जैसे कि भाई जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उन्होंने एक तरीके से पोखरण में परमाणु बम का जो हमारा परीक्षण किया था उससे उन्हें बहुत ज़्यादा स्वाभिमान बढ़ा था। कारगिल युद्ध में भी उनकी जो भूमिका रही वो अच्छी रही उनके सैनिकों की। इसी प्रकार से जो मनमोहन सिंह ने भी एक के बाद एक काम किए, चाहे सूचना के अधिकार लाने की बात हो जाए या फिर मनरेगा को लागू करवाने की बात हो जाए। मनरेगा यानी ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार की जो गारंटी है इसी को मनरेगा कहा जाता है कि भाई लोगों को रोजगार मिलता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्रों में भी सुधार हुआ। तो प्रधानमंत्री ने कई कार्य तो किए, लेकिन प्रधानमंत्री जो होता है हमें मिलीजुली सरकार में प्रधानमंत्री कई बार कमज़ोर दिखाई देता है। तो क्या रीज़न है प्रधानमंत्री क्यों कमज़ोर होता है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारे फर्स्ट ईयर के और जो हमारे सेकंड ईयर के हर तरह के जो स्टूडेंट्स हैं इन सभी के लिए ये वीडियो आज की इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उन सभी को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आज की इस वीडियो से, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आज हम पहले 3 पॉइंट्स देखेंगे, जिन 3 पॉइंट्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भाई मिलीजुली जब सरकार होती है तो उस मिलीजुली सरकार में जो प्रधानमंत्री होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है, सरकार गिरने का काफ़ी ज़्यादा डर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है प्रधानमंत्री कमज़ोर होने का कि भाई कहने के लिए आपको मैंने जब प्रधानमंत्री की शक्ति पढ़ाई थी या राष्ट्रपति के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई जितने भी मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री अपनी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति को कहता है कि भाई इसको बना दो, तो उसको राष्ट्रपति नियुक्त करवा देता है। लेकिन जब भी गठबंधन की सरकार होती है, मिलीजुली सरकार होती है, तो उसमें जो मंत्री है उनके कहने के लिए नियुक्ति जो होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह से होती है, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी सलाह से करवा भी नहीं पाता। क्योंकि जब गठबंधन होता है तो प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी दल, जैसे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है तो भाई उसके साथ में जिस पार्टी का भी गठबंधन है उसकी उसे मनमानी करनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हो मई 2014 में अरविंद केजरीवाल जी जो थे उनकी दिल्ली में सरकार बनी थी। कहाँ पर? दिल्ली में। 49 दिन की सरकार क्यों गिर गई थी? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, उन्हें अपनी मनमानी फैसले कर रहे थे। इसीलिए जो अरविंद केजरीवाल जी की 49 डेज़ के अंदर ही सरकार जो थी वो गिर गई थी। सरकार गिरने का सबसे बड़ा रीज़न ही ये था कि भाई गठबंधन की सरकार थी। तो गठबंधन की जब भी सरकार होती है तो प्रधानमंत्री जो होता है अपनी इच्छा के अनुसार वो मंत्रियों को भी नहीं चुन पाता। कहने के लिए बात होती है कि भाई प्रधानमंत्री खुद ही उनका चुनाव करता है। ऐसा हमें कैसे पता चलता है? 2009 की बात है, एक पार्टी है जिसका नाम है डीएमके। ये डीएमके कहाँ की पार्टी है मैं आपको बता देता हूँ। ये डीएमके है आपकी तमिलनाडु की पार्टी। और दूसरी पार्टी है जिसका नाम है टीएमसी। अब ये टीएमसी क्या है आप कहोगे? इस टीएमसी का नाम है तृणमूल कांग्रेस। ये पश्चिम बंगाल की पार्टी है। तो इन्होंने मंत्रालय पाने के लिए प्रधानमंत्री पर लगातार इन्होंने दबाव डाला और अपने इच्छा अनुसार इन्होंने कहा कि भाई अगर हमारा मंत्री नहीं बना तो भाई हम जो है अपना बहुमत जो है एक तरीके से जो हमारा समर्थन है उसको हम छीन लेंगे।
करुणानिधि जो थे डीएमके के, उन्होंने कहा था भाई हमें क्या बनाओ, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनाओ, ये डीएम, तो नहीं तो भाई हम अपने जो बहुमत है उसको क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर राजनेता है अपने वो स्वार्थों के लिए, किस लिए, अपने स्वार्थों के लिए पूरी की पूरी सरकार को गिराने पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो टीएमसी है, टीएमसी के ही एक और सदस्य थे, मनमोहन सिंह का इस समय प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। इस समय पर जब एक तरीके से एक नेता थे जो मंत्री बनने के लिए बहुत ज़्यादा एलिजिबल थे, जिनका नाम था दयानिधि, लेकिन इनको मंत्री नहीं बनाया गया। और दयानिधि के अलावा आप देखेंगे इसका नाम अच्छा, दयानिधि के अलावा दूसरे जो मंत्री हैं आप उसको ध्यान रखेंगे, उन मंत्रियों को बना दिया गया। तो इसके अंदर प्रधानमंत्री अपने मनचाहे फैसले भी नहीं ले पा रहा। कहने के लिए ये काफ़ी डीप से है दोस्तों, तो आप इसका नाम सर्च भी करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। मैं शायद हो सकता है लिखना स्किप कर दिया हूँ मैंने। इसके बाद सेकंड पॉइंट है जो आपको लिखना है इसके बारे में। तो सेकंड पॉइंट इसका आपको इस तरीके से ज़रा समझना है कि भाई जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी दल से, उनके सहयोगी दल के नखरे उठाने पड़ते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई किस प्रकार के नखरे उठाने पड़ते हैं, मनमाने फैसले उनके मानने पड़ते हैं। अब आप सोचोगे भाई ये मनमाने फैसले क्यों मानना पड़ जाता है, ऐसे क्या रीज़न हो जाते हैं, ऐसे क्या बातें हो जाती हैं। देखो क्या बात थी, 2005 की बात है। 2005 में इस समय जब आप बिहार के शासन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, इस समय जो यूपीए की सरकार थी 2005 में, आपको बताया यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार थी। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। लालू यादव ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाने के लिए इतना कड़ा प्रेशर डाला राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर, अगर आपने नहीं किया, इतना दबाव डाला तो भैया हम अपना समर्थन जो है वापस ले लेंगे। अब प्रधानमंत्री को मजबूरन रात को, जो हमारे एक तरीके से राष्ट्रपति हैं वो विदेशी यात्रा पर गए थे, लेकिन रात को उन्हें उठाया गया मध्य रात्रि पर और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाया गया। ये जो राष्ट्रपति शासन था, हालांकि आगे चल के उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय ने उसको अवैध घोषित भी कर दिया। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है पीएम अपनी इच्छा से इन सब चीज़ों को, फैसले को भी नहीं ले पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक बात हो जाती है जब प्रधानमंत्री के लिए ये समस्या उत्पन्न हो जाती है कि भाई वो अपने इच्छा अनुसार फैसले भी नहीं ले पाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है जो प्रधानमंत्री को कमज़ोर बनाता है और उसकी सरकार को गिराने का कभी भी अंदेशा रहता है। ये गठबंधन की सरकार में जब राजनीतिक पार्टियां होती है वो अपने क्षेत्रीय मुद्दों पर बस रखती है। यानी अगर पार्टी जैसे डीएमके की, तमिलनाडु की पार्टी थी, तो उसको ज़्यादातर मामला, उसको मतलब किससे होता है, अपने क्षेत्र के लोगों से होता है। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। उनको कोई भी ऐसी रुचि नहीं होती राष्ट्र की, उन्हें अपने से मतलब होता है दुनियादारी भाड़ में जाए, हमारे क्षेत्र का जो नेता बन जाए, हमारे क्षेत्र में ये हो जाए वो हो जाए। आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से। देखो क्या है कि कभी कभी ये जो छोटे छोटे नेता होते हैं, ये जब सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करने के कारण ये अपना कई बार सपोर्ट वापस मांगने की भी बात कर देते हैं। ऐसे विदेश नीति में भी बदलाव की मांग कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बात है, ये जो टॉप एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, श्रीलंका का एग्जांपल दे रहा हूँ। श्रीलंका में दो तरह की जाति रहती है, एक तमिल जाति रहती है और एक आपका सिंगली। जो सिंगली है वो ज़्यादा संख्या में, और वो तमिल पर अत्याचार करती है, और तमिलनाडु के जो लोग हैं वो उनके प्रति हमेशा हमदर्दी रखते हैं। तो भाई डीएमके ने ये प्रेशर डाला प्रधानमंत्री के ऊपर कि भाई आपको क्या करना चाहिए, तमिल के जो लोग हैं श्रीलंका में, उसकी सुरक्षा के लिए आपको कदम उठाने चाहिए, आपको वहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उन्हें विदेश नीति तक में बदला। उससे हमारे देश को पूरा कोई लाभ नहीं है, लेकिन सिर्फ तमिल होने के नाते आप लोग सिर्फ उन क्षेत्र के लोगों के ऊपर, उन क्षेत्रों के जो ऐसे क्षेत्र श्रीलंका में ऐसे लोगों के लिए जो हमारे देश का, उसका कोई लाभ नहीं, हमारे देश की विदेश नीति, श्रीलंका से हमारा पूरा रिलेशन हमारा इससे ख़राब पड़ा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ये बताती है कि भाई प्रधानमंत्री अगर बना है गठबंधन की सरकार का तो भाई वो कमज़ोर होगा। अब इसके बाद आपको निष्कर्ष लिखना है। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप इसका निष्कर्ष लिखेंगे। सिंपली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई बार जाति, मजहब और क्षेत्रीय निष्ठा भी देश की एकता के लिए बाधा बन जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे दल हैं वे कई बार सहमत नहीं होते। सहमत ना होने का मतलब यह है कि भाई उनको अपनी मांगे से ही मतलब होता है, उन्हें दूसरों से मतलब ही नहीं होता, सिर्फ उन्हें अपनी मांगों से मतलब होता है। इसी कारण से प्रधानमंत्री को सहयोग नहीं करते। प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है, देश का विकास जो होता है, हमारा देश के विकास को भी प्रभावित पहुंचता है। तो ये आज की हमारी यही वीडियो थी।
आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और अपने आज के सेशन को आप अपने और भी मित्रों के साथ शेयर करने का प्रयास भी करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।